चलो, हाँ बातें करना बंद कर दो, ध्यान दो। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 130 पे डिबेंचर्स का अपना टॉपिक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8। कल मैंने आपको बोला था टर्म्स ऑफ इशू वाला पॉइंट। अब उससे रिलेटेड एंट्रीज थी यहाँ पे, तो कौन सी एंट्री में डाउट है बता दो। हाँ, फोर्थ वाला ना, वो वही पॉइंट है, प्रीमियम टू प्रीमियम वाला जो मैंने बोला था। अब उसमें देखो, उसी से स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी भी जो एंट्रीज है आप पूछ लेना। प्रीमियम टू प्रीमियम वाले में पॉइंट ये है कि इशू किया आपने डिबेंचर्स को एट 10% प्रीमियम और रिडीमेबल है एट 5% प्रीमियम। ये दो अलग चीजें हैं। एक तरफ इशू पे आप 10% प्रीमियम चार्ज कर रहे हो जो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, और दूसरा आप जब उनको रिडीम करने वाले हो तो 5% प्रीमियम देने वाले हो। अब इसका अगर आपने सॉल्यूशन तो डेफिनेटली एक बार देखा ही होगा कि क्या आ रहा है, मैच नहीं हुआ होगा। उन्होंने ग्रॉस लेवल पे एंट्रीज की, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम जो रिसीव किया, कलेक्ट किया, उसका ट्रीटमेंट अलग किया, और दूसरा जो प्रीमियम उनको बाद में पे करना है ना, उसका रिजर्व अलग से क्रिएट किया। तो दोनों को इंडिविजुअली इफेक्ट दिया हुआ है, ताकि एंट्री देखने पे ये चीज समझ में आ जाए कि ट्रांजेक्शन में एक्चुअली में हुआ क्या था, इसलिए उसका इफेक्ट उस तरीके से आ रहा है। देखो, जो अमाउंट रिसीव किया उन्होंने, मैं पर डिबेंचर लिख रहा हूँ, टोटल अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ। 110 रुपीज रिसीव किया ना, ठीक है। अच्छा, 5 रुपए प्रीमियम पे करना है रिडेम्पशन पे, तो दैट 5 रुपीज इज लॉस। तो वो लॉस का इफेक्ट भी यहाँ पे शो कर दिया, लॉस ऑन इशू। ये 5 रुपए हो गए। सामने डिबेंचर्स के अकाउंट में फेस वैल्यू पे जाएगा 100 रुपीज। अच्छा, जो सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपए कलेक्ट किया ना, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में लेके गए, तो ये इसका इफेक्ट जो है वो सेपरेट हो गया। ये जो 5 रुपीज का लॉस क्रिएट किया, ये इसलिए किया क्योंकि रिडेम्पशन के ऊपर 5% प्रीमियम देना है, तो उसका इफेक्ट उन्होंने सेपरेटली यहाँ पे दिया टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट जो हमने बनाया था 5 रुपीज। तो दोनों प्रीमियम को उन्होंने सेपरेटली शो किया, जिससे वो ग्रॉस लेवल पे दिख रहा है कि ये 5 रुपीज और ये 5 रुपीज आमने सामने दिख गया। जो यहाँ प्रीमियम चार्ज किया उसका इफेक्ट यहाँ पे आ गया, सेट ऑफ नहीं किया एक दूसरे के सामने, ऐसा इफेक्ट नहीं दिया, नेट इफेक्ट नहीं दिया। और ये चीज जब उन्होंने मॉड्यूल में प्रिस्क्राइब की है, तो हमें फिर यही फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि वैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से ज्यादा रेलिवेंट है। कोई अकाउंट्स व्यू कर रहा होगा ना, तो ये चीज पढ़ के उसको ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ था ट्रांजेक्शन में। तो ये आपको इस हिसाब से करना पड़ेगा जो प्रिस्क्राइब है। क्लियर? अब इसमें कुछ क्वेरी है, कुछ नहीं समझ आया तो बोलो। क्लियर? बाकी किसी का कोई डाउट? और बाकी की एंट्रीज जो इलस्ट्रेशन 8 में है, उसमें कोई एंट्री नहीं समझ आई? ठीक है, इलस्ट्रेशन कंप्लीट पूरा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो ये पॉइंट आपका पैकअप यहाँ पे। हाँ, प्रीमियम पे रिडीम करने वाले इसलिए इशू किया, इसलिए नहीं। प्रीमियम पे इशू करने का मतलब आपने प्रीमियम चार्ज किया, वो 10 रुपए ये रहे। सिक्योरिटी प्रीमियम जब आप चार्ज करते हो ना, तो वो तो कैश इनफ्लो है ना, वो 10 रुपीज यहाँ दिखाया। ये लॉस किस चीज का है? रिडेम्पशन होने वाला है 105 पे, तो रिडेम्पशन के टाइम पे जो 5 रुपए देने हैं ना, दैट लॉस इज रिकग्नाइज्ड टुडे एट द टाइम ऑफ इशू, और उसका आपने प्रोविजन क्रिएट कर दिया 5 रुपीज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। अब ये 5 रुपए यूज होगा जब रिडेम्पशन करेंगे, तो 105 रुपए जो देने होंगे ना, वो 5 रुपीज यहाँ से यूज करेंगे। तो ये 5 रुपीज के सामने लॉस है, और वो 10 रुपए प्रीमियम का यहाँ पे दिख रहा है। तो दोनों को सेपरेट रखा है ना उन्होंने, आमने सामने सेट ऑफ नहीं किया। उल्टा ये लेस कंफ्यूजिंग है, क्योंकि दोनों का इफेक्ट अलग ही देना है, आमने सामने सेट ऑफ किया ही नहीं है, तो इससे सिंपल नहीं हो सकता ये। क्लियर? ठीक है, चलो आगे देखें। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, जस्ट इसके बाद ही अगला टॉपिक है, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आएगा, और सिंपल कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो कल जो हमने टर्म्स ऑफ इशू वाला टॉपिक देखा, इसमें हमने देखा था कुछ इंस्टेंसेस में लॉस क्रिएट हो रहा था, जैसे अभी इस एग्जांपल में भी था। दूसरा, लॉसेस वाले इंस्टेंसेस कहाँ पे आ सकते हैं? जहाँ पे आपने डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू किया, पार पे रिडीम कर रहे हो, डिस्काउंट पे इशू किया, प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, वहाँ डबल लॉस हो रहा था। ये लॉसेस जितने भी आपकी कंपनी को या एंटिटी को हो रहे हैं, उसको पीएनएल में लेके जाओगे एक्सपेंसेस में या नहीं? राइट ऑफ तो करना पड़ेगा, लेकिन वो एक साथ राइट ऑफ नहीं होंगे। मतलब जिस साल में आपने डिबेंचर इशू किए, जितना भी लॉस, जैसे यहाँ 5 रुपीज का लॉस आ रहा था, तो ये पूरा लॉस हम इस साल पीएनएल में लेके नहीं जाएंगे, इसको अमोर्टाइज करेंगे। अब ये टर्म आपको पता है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, और तीसरा है डिप्लीशन। तो अमोर्टाइजेशन कब होता है? जब इंटेंजिबल असेट्स या एक्सपेंसेस हो, जिनको थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करना है। अपने पीजीबीपी में भी देख रहे थे सेक्शन 36 में, वीआरएस वाले एक्सपेंसेस और ये सब चीजें होती थी। जीरो कूपन बॉन्ड पे जो डिस्काउंट दिया होता है वो होता है, तो एक साथ हम पूरा क्लेम नहीं करते। उसका रूल क्या था? जितनी लाइफ है सिक्योरिटी की, जीरो कूपन बॉन्ड पे जो डिस्काउंट दिया, तो जीरो कूपन बॉन्ड अगर 5 साल के लिए इशू किया, तो वो डिस्काउंट 5 ईयर्स में इक्वली राइट ऑफ होगा। कुछ ऐसा हम अमोर्टाइजेशन करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी करने वाले हैं, लेकिन इसमें 2 मेथड्स है। एक उन्होंने बोला है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और दूसरा नाम दिया हुआ है फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। अब ये दोनों मेथड्स में से कौन सी कब यूज करनी है और कैसे इंप्लीमेंट होती है, वो एक एक करके देख लेते हैं। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर एक पर्टिकुलर डिबेंचर है, उसको रिडीम करना है, तो रिडीम करने के क्या तरीके हैं। रिडेम्पशन के लिए 2 मेथड्स होते हैं।
जो अगले टॉपिक में भी हम बात करने वाले हैं। एक मेथड को हम बोलते हैं लमसम मेथड और दूसरा होता है बाई एनुअल ड्राइंग्स। कुछ पढ़ा है ऐसा, कुछ आइडिया इसके बारे में? लमसम एंड एनुअल ड्राइंग्स मैं बता देता हूँ कैसे होगा। अगर मैं आज मेरी कंपनी डिवेंचर्स आपको ऑफर कर रही है और मैंने बोला कि डिवेंचर्स की लाइफ रहेगी 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के बाद आपके पूरे डिवेंचर्स में वापस ले लूंगा और उस दिन पूरा पैसा रिटर्न लेके चले जाना। तो ये जो रिडेम्पशन मैं कर रहा हूँ ये डायरेक्टली आज से 5 साल के बाद होगा। आज डिवेंचर इशू कर दिए, सर्टिफिकेट संभाल के रखो, सीधा 5 साल बाद मिलेंगे, रिडेम्पशन कर लेंगे। तो ये जो मेथड है इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज लमसम। एक साथ सारे डिवेंचर्स एक ही डेट पे इन फ्यूचर रिडीम हो जाएंगे और सबके पैसे एक साथ में रिटर्न कर देंगे। क्लियर? इसके बदले दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि प्रोपोर्शनेट रिडेम्पशन होगा, दैट इज कॉल्ड बाय एनुअल ड्राइंग्स। तो मैंने सपोज 10 लाख रुपए के डिवेंचर्स आपको ऑफर किए आज और मैंने बोला कि डिवेंचर्स जो है ये रिडीम होंगे बाय एनुअल ड्राइंग्स और मेरी कंपनी चाहती है कि रिडेम्पशन हम 5 साल में पूरा कर लें। एक साथ 5 ईयर्स के बाद नहीं, ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स पीरियड हम रेगुलर इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा बाईबैक या रिडीम करते जाए कि 5 ईयर्स के एंड में पैकअप हो जाए। तो मैंने आपको बोला कि 20% जो आपका होल्डिंग है एवरी ईयर मैं रिडीम करता जाऊंगा। तो अगर 10 लाख के डिबेंचर्स में से किसी के पास 1 लाख रुपए के डिबेंचर हैं तो फर्स्ट ईयर का एंड होते होते इसमें से 20% में रिडीम कर लूंगा। तो सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास कितने डिबेंचर बचेंगे? 80,000। समझ आ रहा है? फिर सेकंड ईयर के एंड पे और 20,000 के मैं आपसे रिडीम कर लूंगा या 20% रिडेम्पशन कर लूंगा। इसका 20% नहीं, टोटल का 20%, रिड्यूसिंग नहीं। तो 1 लाख रुपए के डिबेंचर अगर इंडिविजुअली आपके पास है तो हर साल 20-20 हजार रुपए के डिबेंचर्स में रिडीम करता जाऊंगा। 5 ईयर्स के एंड पे ये होल्डिंग जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से सारे 10 लाख रुपए के जो डिबेंचर्स मैंने मार्केट में इशू कर रखे हैं ना, 5वें साल के एंड पे मैंने सबके पैसे चुका दिए होंगे और किसी के पास अब कोई डिबेंचर आउटस्टैंडिंग नहीं हो। आया समझ में? तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज बाय एनुअल ड्राइंग्स। हर साल थोड़े थोड़े डिबेंचर्स पार्शियली रिडीम करूंगा और एक पॉइंट पे ये पूरे पैकअप हो जाएंगे। अब ये 5 ईयर्स में राइट ऑफ करने हैं, 3 ईयर्स में करने हैं या 10 ईयर्स में करने हैं, दैट डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन रहेगी, कंपनी किन टर्म्स पे इसको इशू करेगी। इसमें कोई डाउट? क्लियर? अब ये दोनों मेथड्स में से कंपनी रिडेम्पशन के लिए कौन सा मेथड यूज करने वाली है उस पर डिपेंड करेगा कि लॉस राइट ऑफ करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना है। इसलिए मैंने आपको पहले ये चीज समझाई। अगर मैं लमसम वाली मेथड की बात कर रहा हूँ तो इससे रिलेटेड जो लॉस राइट ऑफ करने वाली मेथड है उसको हम बोल रहे हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जो आपको मैं समझाऊंगा वो इससे रिलेटेड। तो अगर आपको डेटा में बोला होगा कि कंपनी रिडेम्पशन लमसम मेथड से करने वाली है तो लॉस राइट ऑफ करने के लिए बाय डिफॉल्ट इंप्लाइड है कि आपको ये वाला मेथड यूज करना है। वो आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन में ये चीज समझाएंगे नहीं कि भाई ये वाला मेथड यूज करना, वो आपको बोलेंगे कंपनी इज गोइंग टू रिडीम द डिवेंचर्स बाय लमसम मेथड। तो अंडरस्टूड है कि यही मेथड यूज करनी है, आपको ध्यान रखना। क्लियर? दूसरा जो पार्ट है एनुअल ड्राइंग्स वाला, इसके लिए फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। तो ये मेथड इसके साथ लिंक्ड है, ये उन्होंने थियरी में पहले ही बोल दिया, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। कोई क्वेरी इसमें? तो ये एक बार आप नोट कर लो, डिवेंचर्स के रिडेम्पशन के लिए 2 मेथड्स और दोनों के साथ ये नाम लिंक कर लो। इतना भी एकदम शॉर्ट में लिख लोगे चलेगा, बाकी कोई डिटेल्स की नीड नहीं है। रिडेम्पशन के मेथड की जो एंट्रीज है हम आगे के टॉपिक में पढ़ने वाले, तो ऐसा वो तो डिटेल में कवर हो जाएगा, सिर्फ इसके साथ लिंक करने वाला काम कर लो। ठीक है? क्लियर? नोट कर लिया? चलो देखते हैं आगे। अब ये मेथड्स पे बात कर लेते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में लॉस को राइट ऑफ कैसे करना है, फ्लक्चुएटिंग वाले में कैसे करना है, इसका कुछ कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखो डेटा ऐसा कुछ है, जो डिवेंचर्स है उसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है, टोटल इतनी वैल्यू डिवेंचर्स की है और जो लाइफ डिसाइड की है दैट इज़ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के बाद लमसम रिडेम्पशन होने वाला है, ये डेटा मैं आपको क्लियर कर दिया। लेकिन ये डिवेंचर्स जब इशू किए गए थे तो इशू किए थे एट डिस्काउंट और डिस्काउंट है 5%। टोटल वैल्यू पे गिन लेते हैं, टोटल डिस्काउंट कितना होगा? 5,000 रुपीज़। अब ये 5,000 रुपीज़ का जो डिस्काउंट है जो आज हमने डिवेंचर इशू करते टाइम डिवेंचर होल्डर्स को प्रोवाइड कर दिया, ये हमें पीएनएल में लॉस में क्लेम करना होगा। अगेन रूल वही है कि एक साथ तो पूरा क्लेम करेंगे नहीं, हम इसको नंबर ऑफ ईयर्स में राइट ऑफ करेंगे इन प्रोपोर्शन। अब जब रिडेम्पशन लमसम बेसिस पे हो रहा है तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कुछ भी नया नहीं बोलता है, ये सिंपली आप जो एसएलएम डेप्रिसिएशन करते हो ना वही करने के लिए बोल रहा है। तो एकदम ईजी सिस्टम है कि भाई 5,000 रुपये का लॉस है, 5 ईयर्स की लाइफ है, डिवाइड कर दो, हर साल 1,000 रुपीज़ पीएनएल में लेके चले जाओ, काम खत्म। क्लियर ये चीज़? अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंट्री वाला पॉइंट भी आपको बता देता हूँ।
ये जो आपने डिबेंचर इशू किया इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या की होगी वो देख लें। बैंक में कितने पैसे आए होंगे? 95,000। बाकी का आपका लॉस क्रिएट हुआ होगा, तो लॉस ऑन इशू वाला अकाउंट 5,000 और सामने 2 डिबेंचर्स, यही एंट्री की होगी। अब देखो ये 5,000 का लॉस एक साथ तो पीएनएल में जाएगा नहीं, वो हमने बात कर ली। हर साल कितना अमाउंट जाएगा पीएनएल में? 1,000। तो ये लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो इसके बाद क्लोजिंग में जो एंट्री होगी वो ऐसे दिखेगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस। इसको रिवर्स कर रहा हूँ प्रोपोर्शनेटली, कितना अमाउंट? 1,000। तो 5,000 में से 1,000 रुपये मैंने क्लेम कर लिया, 4,000 अभी भी राइट ऑफ करना बाकी है। ये बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगा, जो एक्सपेंसेस को आप कैरी फॉरवर्ड करते हो और अमोर्टाइज करते जाते हो। तो 4,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगले साल फिर से यही एंट्री होगी, 1,000 रुपये फिर से क्लेम करेंगे। तो ऐसे ही 5 ईयर्स तक ये एंट्री होती रहेगी। 5 ईयर्स का एंड जैसे ही आएगा रिडेम्पशन की डेट आ जाएगी। समझ में आ गया? तो हमने क्या किया, लॉस के अमाउंट को डिबेंचर की लाइफ में स्प्रेड कर दिया और इक्वली हर साल थोड़ा थोड़ा लॉस क्लेम कर लिया, जैसे अपने डेप्रिसिएशन में करते हैं वैसे यहाँ पे अमोर्टाइजेशन कर दिया। तो ये हो गई लॉस क्लेम करने वाली एंट्री जो एवरी ईयर होने वाली। और इशू वाली एंट्री तो अपन ने कल देख ली थी। बोलो क्लियर? अभी पता चला? तो ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में आप वही करोगे जो एसएलएम में करते हो, कुछ भी नया नहीं करना। तो ये नोट कर लो, फिर फ्लक्चुएटिंग वाला भी देख लेते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? कुछ नहीं समझ आया? क्लियर है? पूरा कैलकुलेशन समझ आ गया? बहुत सिंपल था। एसएलएम डिप्रिसिएशन से ज़्यादा कुछ नहीं किया आपने, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपको साथ साथ में बता दी। आगे मैं आपको इन सारे टॉपिक्स पे अभी कंबाइन सम करवाने वाला हूँ। जो पैम्पलेट मैंने आपको दिया है उसमें एक क्वेश्चन है जिसमें आज और कल मिला के हमने जितने टॉपिक सीखे हैं ना, वो सबका एक क्यूमुलेटिव सम है। नो डाउट एमसीक्यू के लेवल का नहीं है बिकॉज डिटेल्ड क्वेश्चन है, बट ये सारी चीज़ें आपस में लिंक होंगी तो एक सम में कैसे उसका फॉर्मेट होगा ना, वो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सारे टॉपिक्स एक ही सम में कवर हो जाएंगे। रिवीजन के टाइम पे उल्टा ईजी रहेगा, कंबाइंड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहले ये सब कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर वो सम आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको अब हटा देता हूँ। देखो डिबेंचर की वैल्यू टोटल जो है 1 लाख रुपीज वही रखते, और डिस्काउंट वाला प्रोपोर्शन भी सेम है 5%, वही 5,000 रुपीज का जो लॉस है। लेकिन जो रिडेम्पशन होगा वो एनुअल ड्राइंग से होगा, रिडेम्पशन बाय एनुअल ड्राइंग्स, और अमाउंट है 20,000 रुपीज। एवरी ईयर 20,000 रुपीज के डिबेंचर्स राइट ऑफ हो जाएंगे। 5th ईयर के एंड पे सारे डिबेंचर्स वापस आपको मिल जाएंगे, कंपनी के पास वापस आ जाएंगे, ये बोला। अब ऐसी सिचुएशन में जो लॉस है इसको राइट ऑफ करना हो तो किस रेशियो में राइट ऑफ करें? एसएलएन तो कर नहीं सकते हो, पिछली मेथड में हो गया। तो यहाँ पे रेशियो इन्होंने मेथड में खुद सजेस्ट किया। रेशियो है आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर। ये रेशियो है आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं ना, ईयर और आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स की वैल्यू एट द बिगनिंग बोला, जैसे एन्युटी में नहीं रेगुलर ड्यू, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे बिगनिंग ऑफ द ईयर बोला हुआ है। फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में कितने डिबेंचर्स मार्केट में आपने इशू किए? 1 लाख रुपीज के फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे ऑब्वियसली। फर्स्ट ईयर के एंड पे 20,000 रुपीज के डिबेंचर आपने वापस मंगवा लिए, रिडीम कर लिए। तो अब सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में कितने बचे? 80,000। यही प्रोसेस चलता रहेगा आगे भी, ये 60,000, ये 40,000 और ये 20,000, यही होगा। तो 5th ईयर के स्टार्टिंग में 20,000 के डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग होंगे और 5th ईयर खत्म होते होते ये भी वापस मंगवा लेंगे। तो 5th ईयर के एंड पे जाके तो जीरो हो ही जाने वाला है। क्लियर हो गया? उन्होंने बोला कि 5,000 रुपए का लॉस आप इक्वली राइट ऑफ नहीं करोगे 5 ईयर्स में, आप इस रेशियो में राइट ऑफ करोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे। तो रेशियो यहाँ से मिल जाएगा। इसका रेशियो क्या होगा? यही होगा। ठीक है, तो ये रेशियो है जिसमें आपको ये लॉस राइट ऑफ करना है। अब 5,000 को इस रेशियो में आप डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है? अच्छा एक सेकेंड, ये पॉइंट में आ जाएगा, रुक जाओ, इसको चेंज कर देते हैं। 6,000 कर रहा हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन में वो राउंड फिगर में आ जाए इस हिसाब से। डिस्काउंट 6% कर देते हैं, 6,000। तो यहाँ पे जो लॉस राइट ऑफ करना है आपको एन्युअली, ये कैसे गिनेंगे? 6,000 इंटू 5/15, ये 2,000 आ गया। बाकी के भी गिन लो वैसे, 1,600, 1,200, 800, 400, यही आ रहा है 6,000। लो आप टैली कर लेना, रेशियो यही आने वाला है। ठीक है, तो 6,000 रुपीज़ को आपने इस तरीके से राइट ऑफ कर दिया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम ही रहने वाला है। अकाउंटिंग में जो पर्टिकुलर्स लिखोगे उसमें वही है जो अभी लास्ट सम में भी हमने किया, पीएनएल टू लॉस ऑन इशू, लेकिन हर साल अमाउंट जो है वो वेरिएबल होगा।
लास्ट सम में एवरी ईयर फिक्स 1000 रुपीज़ अपने लेके जा रहे थे। अब यहाँ जब फर्स्ट ईयर में एंट्री करेंगे तो P&L टू लॉस ऑन इशू जब मैं लूँगा तो यहाँ 2000 आएगा, लेकिन वही सेकेंड ईयर में ये 1600 हो जाएगा। तो अनइक्वल अमाउंट राइट ऑफ होने वाला है, बट एट द एंड पूरा लॉस राइट ऑफ हो ही जाएगा, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो ये इफेक्ट है आपका फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड का, जिसमें ये जो रेशियो लेना है ये मेथड में उन्होंने प्रिस्क्राइब किया और हम उसको फॉलो करें। इसमें और कोई वेरिएशन नहीं आने वाला है, एक ही पॉइंट आएगा। इसको नोट कर लो, कंप्लीट है मेथड। यहाँ पे कुछ नहीं समझ आया कैलकुलेशन में, कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो। आपका ये नोट हो जाए तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 आप टैली करके देख लो। पूरा लिख के सॉल्व नहीं करोगे चलेगा, सिर्फ वेरीफाई कर लो कि आपको मेथड समझ में आ गया कि फिर आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 9 में रिडेम्पशन कैसे बोला हुआ है, लमसम या एनुअल ड्राइंग्स? एनुअल ड्राइंग्स। तो आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग रेशियो लेना। सिंपल है, टोटल डिस्काउंट कितना दिया, कितना लॉस हुआ पहले वो कंसिडर कर लो आप। 6% के हिसाब से 12,000 रुपीज़ आ रहा है। 2 लाख के डिबेंचर्स हैं, 6% इज 12,000। अब ये 12,000 आपको राइट ऑफ करना है, एवरी ईयर क्लेम करना है, तो ये कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। रिडेम्पशन कितने साल में हो रहा है? 4 ईयर्स में। तो 2 लाख रुपीज़ के जो आपके डिबेंचर्स हैं हर साल 50,000 रुपीज़ के राइट ऑफ होंगे, तभी जाके 4 साल में ख़त्म होगा। तो रेशियो निकालने के लिए फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में 2 लाख के डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग, फिर नेक्स्ट ईयर 150, यहाँ 1 लाख और यहाँ 50,000, 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज द रेशियो 4:3:2:1। तो 12,000 रुपीज़ को आपको इस रेशियो में राइट ऑफ करना है, तो एनुअल अमाउंट आपको मिल जाएगा हर साल का। क्लियर है? बस तो इतना ही करना था, टैली कर लो, रेशियो आ रहा है तो फिर यहाँ पे मेथड आपका कंप्लीट है। ठीक है, डन। इलस्ट्रेशन 9 पैकअप। चलो, तो ये टॉपिक भी यहाँ पे हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज रिगार्डिंग रिडेम्पशन। अभी जो बात कर रहा था वो टॉपिक कनेक्टेड ही है। तो रिडेम्पशन के बारे में बात की है इन्होंने, आप थियरी में देख लो, वो चार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है, पेज 132 133 पे ही है। जो मेथड्स की हमने बात की वही लिखी हुई है। सबसे पहले लमसम मेथड, दूसरा बोला है बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट्स या फिर ड्रॉ ऑफ लॉट्स बोल सकते हैं इसको, ये नाम दिया हुआ है। कन्वर्जन वाले मेथड और बाकी के जो है वो हम आगे के टॉपिक्स में देखने वाले हैं, तो अभी डिस्कस नहीं करवा रहा हूँ। पहले लमसम और एनुअल ड्राइंग्स के बेस पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए आगे देखो, रिडेम्पशन के सोर्सेज की बात की, उसी पेज पे थियरी में आपको आगे पॉइंट मिलेगा। अगर कंपनी को रिडेम्पशन करना है तो या तो आउट ऑफ कैपिटल वो फंड्स को अरेंज करेंगे, या दूसरा ऑप्शन है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। कन्वर्जन वाले पॉइंट पे अभी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो सिक्योरिटी फिर चेंज हो जाएगी वहाँ पे। आउट ऑफ कैपिटल अगर आप रिडेम्पशन कर रहे हो तो एंट्रीज जैसे आपको करनी होती है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स में भी सेम एंट्रीज है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक कंसेप्चुअल उसके अंदर डिफरेंस आ जाएगा, वो पहले आपको क्लियर करवा रहा हूँ। जब भी अगर क्वेश्चन में बोला हो कि रिडेम्पशन इज डन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो वहां पे ना फॉर्मेलिटी के लिए एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। दैट रिजर्व इज कॉल्ड DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये सेम शेयर कैपिटल में आपने CRR के नाम से क्रिएट किया होगा, एक्जैक्टली वही चीज है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि आउट ऑफ प्रॉफिट्स हम जब भी डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे तो डिबेंचर्स की जितनी फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू, प्रीमियम के अमाउंट को कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ फेस वैल्यू के बराबर आपको पहले एक रिजर्व क्रिएट करना है, DRR। तो फंड वहां पर ट्रांसफर होगा और रिडेम्पशन उस फंड के थ्रू होगा। तो अल्टीमेटली रिडेम्पशन तो होने ही वाला है, लेकिन पैसा DRR के थ्रू ट्रांसफर होगा और लास्ट में हम वो DRR को क्लोज कर देंगे। तो ये एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक फॉर्मेलिटी के लिए की जाती है जब भी रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है। अगर आउट ऑफ कैपिटल हो रहा है तो ऐसा करने की कोई नीड नहीं है। तो आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स की जो एंट्रीज होंगी उसमें एक एंट्री का फर्क रहेगा DRR वाली, और DRR वाली एंट्री आपको कौन से मेथड में करनी होगी, जब रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा हो, आउट ऑफ कैपिटल हो रहा हो, तब आपको वो एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो एक एडिशनल एंट्री आ जाती है, बस उतना चेंज है, बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली। अब रिडेम्पशन के लिए जो बेसिक एंट्रीज हैं वो देख लेते हैं। आप उसमें देख लो, थियरी में वहां पे लिखी हुई है, मैं टैली करा देता हूँ, क्योंकि इशू वाली एंट्रीज हमने देखी थी, उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस अब यहाँ पे होने वाला है। फर्स्ट कंडीशन देखना, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट या सॉरी आउट ऑफ कैपिटल वाले केस में उन्होंने बोला व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट पार। अब डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं मतलब कैंसिल हो रहे हैं ना। जब इशू किया था तो इफेक्ट क्या दिया था, बैंक टू डिबेंचर्स, तो अब एंट्री रिवर्स होने वाली है, डिबेंचर्स टू बैंक। अल्टीमेटली तो नेट इफेक्ट वही होने वाला है, लेकिन यहाँ पे अगेन इस एंट्री को हम दो पार्ट्स में करेंगे।
पहले ड्यू की एंट्री फिर पेमेंट की एंट्री। तो पहले ये होगा कि डिबेंचर वापस मंगवाएंगे तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट किसको करेंगे, जिसको अमाउंट पेएबल है, टू द डिबेंचर होल्डर्स। तो आएगा डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स, और नेक्स्ट एंट्री होगी पेमेंट की, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। नेट इफेक्ट वही है, डिबेंचर डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि पेमेंट आपने किया हुआ है। तो जो इशू वाली नेट एंट्री थी उसका एग्जैक्टली रिवर्स है, सिर्फ बीच में डिबेंचर होल्डर्स का नाम हम यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो इतना इफेक्ट आएगा। अब यही रिडेम्पशन अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो, तो याद है जो लॉस ऑफ इशू, टर्म्स ऑफ इशू वाले में आपने पहले एक प्रोविजन क्रिएट कर दिया था, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट अब डेबिट होगा, अब काम आएगा। वहाँ क्रेडिट किया था आपने कि रिजर्व क्रिएट करके रख दिया, उसका लॉस क्लेम कर लिया। अब पेमेंट करते टाइम उतना अमाउंट आप डेबिट करोगे और वो रिजर्व में से पेमेंट होगा। तो अगर प्रीमियम पे अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो एंट्री करते टाइम फिर उसका इफेक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये तो फेस वैल्यू पे रहेगा। जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट आपने तब क्रिएट किया था एज अ रिजर्व, वो रिजर्व को अब यूज करने का टाइम आ गया। तो 100 रुपीज सपोज आपको डिबेंचर्स के देने, 5 रुपये प्रीमियम देने का डिसाइड हुआ था। तो क्रेडिट किसको करेंगे, टू डिबेंचर होल्डर्स। इनको पूरा पैसा क्रेडिट कर दो 105, और नेक्स्ट एंट्री इसके बाद हो जाएगी पेमेंट की, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, कितना 105। तो ये जो रिजर्व तब क्रिएट किया था इशू के टाइम पे, वो अब यूज करने का टाइम आ गया, और इसका लॉस हमने ऑलरेडी राइट ऑफ कर ही दिया जिसकी अभी बात कर रहे थे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरा यहाँ तक आते आते कंप्लीट हो चुका है। लॉस भी राइट ऑफ हो गया, प्रोविजन पहले ही बना के रख लिया था, और डिबेंचर्स रिडीम करके उनका पूरा पैसा भी दे दिया, तो कोई ट्रांजेक्शन पेंडिंग नहीं। क्लियर यहाँ तक, समझ आया? कुछ क्वेरी इसमें? हाँ ये वही है ना, उसको मेंटेन किया था तब 5 साल पहले ही बना दिया था। हाँ क्रेडिट किया था, तो वो बैलेंस शीट में कंटिन्यू हो रहा था और अब उसको यूज कर, तो ये इफेक्ट यहाँ पे आ गया। डन यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। तो ये इफेक्ट था। तीसरा जो पॉइंट है उसमें डिस्काउंट वाला, देखो हमने बात की थी कि डिबेंचर्स वैसे डिस्काउंट पे रिडीम होते नहीं। उन्होंने खुद भी वहाँ थियरी में ये बात लिखी है, आप देख लो। एक सेकेंड, हाँ उन्होंने फर्स्ट लाइन में लिखा है, ऑल्दो इट इज वेरी रेयर पॉसिबिलिटी, लेकिन फिर भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक बार बता दिए। अब कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आप डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो, सिचुएशन को रिवर्स कर देते हैं। 100 रुपीज़ का डिबेंचर था और इन्वेस्टर्स को आप 90 रुपीज़ ही रिटर्न कर रहे हो। ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर हुआ तो कंपनी का इसमें फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है, नुकसान? फायदा हो रहा है पक्का। 10 रुपये कम देने पड़ रहे हैं ना, 100 रुपये उधार लिए और उधार चुकाते टाइम 90 रुपीज़ ही पे कर रहे हो, तो 10 रुपीज़ तो कंपनी की सेविंग हो गई। और वो सेविंग होगी तो कहाँ जाएगी, वो रिजर्व में जाएगी, तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा। नो डाउट ये इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन अकाउंटिंग वे में एक बार उन्होंने ट्रीटमेंट बता दिया कि थियोरेटिकल एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन तो फ्रेम कर ही सकते हैं। बोलने का मतलब ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा, और जब पेमेंट होगा तो 90 रुपीज़ ही होने वाले, खत्म बात। क्लियर? तो ये एंट्री बता दी। अब इसके बेस पे एक प्रैक्टिस के लिए आपको इलस्ट्रेशन दे रखा है, आप उसमें से एंट्रीज वेरीफाई कर लो, बस पूरा लिख के सॉल्व नहीं करोगे चलेगा, क्योंकि मैं आपको आगे दूसरा सम करवा ही रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 10 एक बार सिर्फ बुक में से आप या ओरली सॉल्व करके एंट्रीज टैली कर लो, इनफ है। फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी सेकंड एंट्री? हाँ वो उन्होंने वैसे इलस्ट्रेशन में मेंशन नहीं किया, लेकिन इंटरेस्ट के इफेक्ट दे दिए, तो क्वेश्चन में मेंशन होता है, यूजुअली मेंशन होता है, आगे के सम में आएगा, कोई बात नहीं। अज्यूम कर लेते हैं कि इफेक्ट देना है, बाकी तो ठीक है। हाँ कोई बात था, इतना टेंशन नहीं। चल हो गया कंप्लीट। और कोई कैलकुलेशन में डाउट इसमें? इलस्ट्रेशन 10 में क्लियर, टैली हो गया। चलो जो पैम्फलेट आपको दिया ना उस पर आ जाओ। इसमें देखना जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना,
वो डायरेक्टली अपने सॉल्व करेंगे। जो भी आपने इलस्ट्रेशन 10 सॉल्व किया वैसा है क्वेश्चन नंबर 1 और 2, वो सिर्फ टाइम पास के लिए है, प्रैक्टिस के लिए, उसकी अभी नीड नहीं। डायरेक्टली अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ये ऑल इन वन क्वेश्चन है। एग्जाम के दिन पे अगर आप ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लोगे तो अभी 2 दिन से जो पढ़ा रहा हूँ वो कुछ भी अलग से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी एक एक करके सॉल्व करते हैं, आपको आइडिया आ ही जाएगा। डेटा एक बार पढ़ लेते हैं पहले है क्या। कंपनी है एंगेज लिमिटेड, दे इशूड 2000 डिबेंचर्स, 15% इंटरेस्ट रेट, 100 रुपीज फेस वैल्यू each at a discount of 10% on 1st January 2010, redeemable at a premium of 10% by annual drawings of rupees 50,000 out of profits। तो काफ़ी सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर दी है। डिबेंचर्स की क्वांटिटी, फेस वैल्यू, इशू किया डिस्काउंट पे वो बता दिया। रिडेम्पशन जो है वो प्रीमियम पे करना है इन फ्यूचर, ये भी बोला। रिडेम्पशन का मेथड होगा बाय एनुअल ड्रॉइंग्स, वो भी क्लैरिफाई कर दिया। और रिडेम्पशन कहाँ से कर रहे हैं, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, वो भी क्लैरिफाई कर दिया, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये सब चीज़ें अभी तक क्लियर है। शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो इशू करते टाइम क्या एंट्री होगी वो भी बतानी, रिडेम्पशन के टाइम पे क्या इफेक्ट देंगे वो भी क्लियर करना है। अज्यूमिंग दैट द डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, तो ये भी क्लैरिफाई कर दिया, तो इंटरेस्ट वाली एंट्री में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, उस पर टीडीएस का पॉइंट है वो भी क्लियर कर दिया, एट द रेट 10%। ठीक है, तो टीडीएस का इफेक्ट आएगा वो आपको पता है। एनुअल बेसिस पे इंटरेस्ट है, मतलब साल में एक ही बार एंट्री होगी। कितनी बार क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि इंटरेस्ट इज पेड सेमी एनुअली, तो हर 6 मंथ्स में आपको एंट्री करनी होती है पेमेंट की। पीएनएल वाली क्लोजिंग एंट्री आप एक साथ कर सकते हो साल के एंड में, वो 2 बार करने की नीड नहीं, क्योंकि उसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री, वो 31 मार्च पे होती है। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इशू वाली एंट्री देख लेते हैं। ठीक है, टर्म्स ऑफ इशू वाला कंसेप्ट आप याद करो, उसके बेस पे क्या इफेक्ट आना चाहिए बता दो। हमने यहाँ पे डिबेंचर्स इशू किए डिस्काउंट पे और रिडेम्पशन कर रहे हैं प्रीमियम पे, है ना, वो डबल लॉस हो रहा है। पहले डिस्काउंट भी दे रहे हैं और प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा, तो डबल लॉस हो रहा है। मैंने आपको बोला था कि इसको 2 अलग अलग नाम से नहीं दिखाना, डिस्काउंट ऑन इशू, लॉस ऑन इशू सेपरेट मत शो करो, क्योंकि जब अब आपको ये समझ में आएगा, लॉस राइट ऑफ करेंगे ना, वो नहीं था पीएनएल टू लॉस ऑन इशू, फिर आपको ना दोनों अकाउंट एक एक करके राइट ऑफ करने पड़ेंगे और उसका कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। तो अननेसेसरी फिर उसको सेग्रीगेट क्यों करें, तो बेटर है उसको एक साथ ही शो कर देते हैं। तो जो ट्रीटमेंट होगा, बैंक में कितना अमाउंट आ रहा है वो, लॉस ऑन इशू में हम टोटल अमाउंट क्लेम कर लेंगे, सामने 15% डिबेंचर्स, और कुछ रिजर्व क्रिएट करने की नीड है क्या, होगा ना, क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, पर्टिकुलर्स होंगे, अमाउंट बता दो। 2000 डिबेंचर्स एट 90 रुपीज आए होंगे, 1,80,000। टोटल लॉस कितना आएगा, 20। जल्दी मत करो, आराम से गिन के बताओ, टोटल लॉस कितना आएगा, 20 या 40, नहीं टोटल अमाउंट पूछ रहा हूँ, थाउजेंड्स में। अच्छा, 20 रुपीज पर डिबेंचर बोल रहे थे, हाँ वो ठीक है, 40,000। ठीक है, तो लॉस ऑन इशू में टोटल अमाउंट आएगा 40,000। सामने डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 2 लाख रुपीज, ये लिख देता। और प्रीमियम कितने अमाउंट का क्रिएट करें, रिजर्व 20,000। हाँ टोटल ही बोलो ना, टोटल पे लिख रहे हैं, तो 1,80,000 आ गए। ये 40,000 का जो आपका लॉस है, इसमें दोनों चीज़ें कवर हो गई। जो डिस्काउंट दिया था वो भी कवर हो गया, उसका 20,000 है, और जो 10% प्रीमियम देना है उसका 20,000 है। तो टोटल लॉस हमने एक साथ लिख दिया। राइट ऑफ करते टाइम क्या एक ही अकाउंट को सेटल करना पड़ेगा, आप डिवाइड करके लिख सकते थे लेकिन नीड नहीं। चलो, तो ये तो इशू वाली एंट्री तो एक ही होती, ये तो खत्म हो गई। अब रिडेम्पशन की एंट्री होगी, रिडेम्पशन की एंट्री देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। कोई पर्टिकुलर डेट दी है ना, 1 जनवरी 2010। ठीक है, अब रिडेम्पशन कैसे बोला है, एनुअल ड्राइंग से बोला, तो हम डायरेक्टली अब ईयर के एंड पे आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी एंट्री होगी वो, अब क्योंकि जनवरी है ना, तो मैं वो जैन टू दिसंबर वाला ईयर कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि जनवरी बोला हुआ है, अप्रैल नहीं बोला है। तो ईयर एंड इज 31 दिसंबर, और इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी वो डेट उन्होंने हाईलाइट की हुई है। सारी एंट्रीज 31 दिसंबर पे ही होने वाली है। कौन कौन सी एंट्री होगी एक एक करके देख लेते हैं। एक तो डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसमें टीडीएस डिडक्ट करके वो सबमिट करना पड़ेगा। दूसरा, जो लॉस हुआ है, ये लॉस को भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, और एनुअल ड्राइंग्स है, मतलब रिडेम्पशन भी होगा। ये सारी इफेक्ट हमें 31 दिसंबर की डेट पे देनी है। आप किसी भी एक टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि सेम डेट है। अपने इंटरेस्ट वाली एंट्री से स्टार्ट कर देते हैं, पहले इंटरेस्ट जो पे करना है वो पे करके खत्म करते हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा, कितना इंटरेस्ट पे करेंगे इस साल का,
ये अमाउंट बता दो ना, टोटल कंपनी का खर्चा कितना होगा? $30,000। और कोई अमाउंट आ रहा है किसी का, या 30,000 सबका सेम आ रहा है? 30,000। देखो डिबेंचर इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे गिनते हैं, डिस्काउंट या प्रीमियम से फर्क पड़ता नहीं है। 2,000 डिबेंचर है 100 रुपए के हिसाब से, तो टोटल 2 लाख रुपए के डिबेंचर है। 2 लाख रुपए पे 15%, दैट इज 30,000। सिंपल कैलकुलेशन है। तो 30,000 कंपनी का फर्स्ट ईयर का डिबेंचर इंटरेस्ट का एक्सपेंस। क्या इसमें से पूरा डिबेंचर होल्डर को पे होने वाला है क्या, या टीडीएस कुछ माइनस हो रहा है? टीडीएस कितना है? 10%। तो ये हम इनकम टैक्स पेएबल के नाम से लिखेंगे। तो ये हो गया 3,000, और बाकी का जो जाएगा डिबेंचर होल्डर्स को, दिस इज 27,000। ठीक है, अब ये ड्यू वाली एंट्री है, साथ साथ में पेमेंट की एंट्री करके एक मैटर क्लोज कर देते हैं। तो डिबेंचर होल्डर्स, इनकम टैक्स पेएबल, और सामने टू बैंक। डिबेंचर होल्डर्स इज 27,000, आईटी पेएबल 3,000, और टोटल पेमेंट 30,000। तो डिबेंचर इंटरेस्ट के पेमेंट का इफेक्ट आ चुका है, जितना इंटरेस्ट देना था हमने दे दिया। आपको इसके साथ इसको क्लोजिंग एंट्री भी करनी है तो भी कर सकते हो, क्योंकि डिबेंचर इंटरेस्ट का एक्सपेंस पीएनएल में लेके जाना बाकी है। तो क्या एक पार्ट वाइज खत्म करते जाओगे तो एंट्री भूलोगे नहीं तो फिर मिक्सअप हो जाएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट को पीएनएल में लेके जाना पड़ेगा, कंपनी के लिए तो खर्चा है। पूरा एक्सपेंस जाएगा 30,000। ये आपका पूरा टॉपिक इंटरेस्ट से रिलेटेड जितना भी था पैकअप हो गया। ड्यू की एंट्री, पेमेंट की एंट्री, और लॉस को पीएनएल में क्लेम करना, तीनों पॉइंट खत्म। अब बाकी इफेक्ट देख लेते हैं। एक लॉस राइट ऑफ करने वाला पॉइंट बाकी है। अब लॉस राइट ऑफ करने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, बिकॉज 40,000 रुपीज़ का जो लॉस है वो आपको पता है कि आप पूरा एक साथ तो क्लेम कर नहीं सकते। जो रिडेम्पशन का मेथड बोला है वो बाई एनुअल ड्रॉइंग्स बोला है। जब एनुअल ड्रॉइंग्स बोला होता है तो एसएलएम मेथड काम नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, वो कैलकुलेशन करके हमें देखना पड़ेगा कि हर साल कितना लॉस राइट ऑफ करना है। तो उसका आप एक वर्किंग नोट बना के एक टेबल ही बना दो, क्योंकि अगर ईयर 2 की एंट्री करनी होगी तभी भी वो अमाउंट काम आएंगे। क्लियर? वर्किंग नोट बना लो, भले साइड पे या रफ वर्क में कहीं पे भी आप बना लो, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब सम देखो ना तो मिलना चाहिए। ईयर वाइज कैलकुलेशन होगा, ईयर, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स और लॉस का अमाउंट जो राइट ऑफ करना है, सेम कैलकुलेशन होगा जैसे अभी देख रहे थे। कितने साल में राइट ऑफ करने के बोला है? 50,000 एन्युअली है ना, तो 4 साल में राइट ऑफ हो जाएगा। तो 2 लाख, 150, 1 लाख और 50,000, वही 4:3:2:1, और लॉस का टोटल अमाउंट है आपका 40,000। तो उसको इस रेशियो में राइट ऑफ करके देख लो कितना आ रहा है। फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या आ रहा है बता दो। 40,000 इंटू 4/10, 16,000 आएगा। फिर वैसे ही सेकेंड ईयर का गिनोगे तो 12, थर्ड ईयर का 8, और ये 4। एक बार टैली कर लेना सर। आ रहा है? ये आपने वर्किंग नोट बना दिया तो आने वाले जितने भी ईयर्स की एंट्री करनी पड़ेगी उसमें ये अमाउंट आपको काम आ जाएंगे, बार बार नहीं गिनना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला ये एमसीक्यू के हिसाब से सम नहीं करा रहा हूँ, सब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से करा रहा हूँ, तो उसमें तो ये कैलकुलेशन आपको शो करना ही पड़ेगा। टैली हो रहा है अमाउंट? ठीक है, तो ये आपका टेबल कंप्लीट है। यहाँ से अपने लॉस राइट ऑफ करने वाला इफेक्ट दे सकते हैं। इस तरफ लिख देता हूँ, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू। टोटल लॉस कितना है? 40,000, लेकिन उसमें से इस साल कितना क्लेम कर रहे हैं? 16,000। ठीक है, तो बाकी का जो 24 है वो बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगा, उसका यहाँ कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट ईयर सेम एंट्री करके 12,000 क्लेम करेंगे, थर्ड ईयर में 8,000, फोर्थ ईयर में 4,000, तो पूरा 40,000 एट द एंड ऑफ द टर्म ऑफ डिबेंचर्स क्लेम हो जाएगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई इशू नहीं आएगा। एंट्री इंटरेस्ट वाली कंप्लीट, लॉस वाली कंप्लीट। अब बाकी है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन बोला है बाय एनुअल ड्राइंग्स 50,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स आपको रिडीम करना है। अच्छा, रिडेम्पशन होगा तो एट पार है, एट प्रीमियम है? एट प्रीमियम है, वो चीज़ भूलनी नहीं है। प्रीमियम कितना बोला है इन्होंने? 10%। तो आप अगर 2 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करते हो, उसमें से 50,000 के राइट ऑफ कर रहे हो, तो 50,000 पे भी तो प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा। प्रीमियम भी तो प्रोपोर्शनेटली पे होगा। प्रीमियम का रिजर्व आपने ऑलरेडी बना रखा है, भूलना मत। इसी रिजर्व को अब यूज करने का टाइम आ गया है। तो जितना प्रपोर्शन में रिडेम्पशन होगा उतने प्रपोर्शन में प्रीमियम को हम यूज करेंगे। इफेक्ट देख लो उसका। 15% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट
कितने रुपए के डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं? 50,000 के। तो 50,000 पे 10% मतलब कितना? 5,000 रुपीज प्रीमियम देना पड़ेगा। वो 5,000 आएगा कहाँ से? इसी रिजर्व में से। तो इसको भी तो डेबिट करेंगे। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, जो रिजर्व हमने क्रिएट किया था, यहाँ से मैं यूज कर रहा हूँ 5,000। समझ आ रहा है? तो टोटल, एक्चुअली मैं टोटल अगर मैं बात करूँ तो मुझे डिबेंचर होल्डर्स को 2 लाख रुपए रिटर्न करने हैं और 10% प्रीमियम के हिसाब से 20,000 उनको प्रीमियम देना है। ये हिसाब है। टोटल कितना पे करना है? 2,20,000। करेक्ट है ये? जितने के डिबेंचर 10% प्रीमियम 220 पे करना है। लेकिन मैं ये एक साथ रिडीम नहीं कर रहा हूँ ना, मैं 4 साल में डिवाइड करके रिडीम कर रहा हूँ। तो आप ऐसे भी अगर डिवाइड कर लोगे तो पर एनम कितना रिडेम्पशन हो रहा है? 55,000 का ही तो हो रहा है। वो 55,000 में से 50,000 फेस वैल्यू के हैं, 5,000 रुपये प्रीमियम के, 10% सिंपल रेशियो। इसी में से मैंने इसको यूज किया। अब क्रेडिट किसको करेंगे? डिबेंचर होल्डर्स को। तो टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 55,000 और फिर इसको पेमेंट करना है। तो लास्ट एंट्री आएगी डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, जो पेमेंट की एंट्री होगी 55,000 रुपीज की, वो कर दो इसके साथ। डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। ठीक है, डन यहाँ तक। तो ये 3 मेजर ट्रांजेक्शन्स आपको साल के एंड पे करने थे। एक इंटरेस्ट का इफेक्ट, क्लोजिंग मैंने साथ में कर दिया, एक लॉस राइट ऑफ करना और एक रिडेम्पशन करना बाय एनुअल ड्रॉइंग्स। तो एवरी ईयर के एंड पे ये ट्रांजेक्शन्स होने वाले हैं। तो ये फर्स्ट ईयर का एंड था। सेकेंड ईयर के एंड पे भी चलते हैं, अपने देख लेते हैं कि इफेक्ट क्या आएगा। आप सेकेंड ईयर की एंट्रीज वापस लिखने मत बैठना, जो आपने अभी एंट्रीज की है ना वही रखो। जहाँ जहाँ पे अमाउंट में चेंज आएगा ना ऑब्लिक करके लिख लो, क्योंकि अपने को यहाँ कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं। 4 साल की एंट्रीज पूरी लिख के कोई फायदा नहीं, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। अपने यहीं से देख लेते हैं ना। अब अगर मैं नेक्स्ट ईयर की बात करूँ, दैट इज 31 दिसंबर 2011। ठीक है, तो टॉपिक्स तो ये रहने वाले हैं। अगर कहीं कोई न्यूमेरिकल चेंज आ रहा है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले एंट्री हमने इंटरेस्ट वाली की थी। अब आप मुझे बताओ, ये सेकंड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट कितना पे करेंगे? अमाउंट यही रहेंगे, कुछ चेंज होने वाला है आपके हिसाब से? चेंज होगा। क्या रीजन है? क्योंकि हमने कुछ डिबेंचर्स रिडीम कर दिए। देखो 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स मैंने ऑफर किए थे, 1 साल तक मैंने 2 लाख के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग रखे, तो 2 लाख पे मैंने ब्याज भर दिया। लेकिन अब फर्स्ट ईयर के एंड पे इसमें से 50,000 रुपए तो मैंने चुका दिया ना रिडीम करके। तो सेकंड ईयर में तो आप सबके पास सिर्फ 1,50,000 के डिबेंचर थे, तो अब इंटरेस्ट तो इस पे दूंगा ना। समझ में आ रहा है? तो इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। वो कितना आएगा? 1,50,000 पे 15%, 22,500। ठीक है, तो इसको यहाँ ऑब्लिक करके अपने लिख लेते हैं। आप भी वैसे ही कर लो, वापस पर्टिकुलर्स मत लिखो। ये सेकेंड ईयर का अमाउंट हो गया। अब ये 22,500 में भी 10% टीडीएस तो आने ही वाला है। तो ये होगा 2250, रिमेनिंग अमाउंट होगा 20250। समझ आ गया? तो पर्टिकुलर सेम है, सिर्फ अमाउंट चेंज हो गए बिकॉज रिडेम्पशन एनुअल ड्राइंग से हुआ। अब अगर फर्स्ट ईयर के एंड पे रिडेम्पशन हुआ ही नहीं होता और लमसम होता, तो ये एंट्री में अमाउंट में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि फिर तो फ्लैट इंटरेस्ट मुझे हर साल सेम अमाउंट पे करना है, तो वहाँ कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, एकदम लॉजिकल चीज़ है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ याद करना पड़ेगा आपको। फिर पेमेंट की एंट्री भी सेम, जो अमाउंट में यहाँ पे अपडेट था वही रहेगा। ठीक है, पीएनएल में भी उस हिसाब से टोटल अमाउंट जाएगा 22,500। बोलो, आ गया समझ में? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री लॉस राइट ऑफ करने वाली। बोलो, कुछ चेंज आएगा उसमें? 16,000 में कितना? 12,000। इसलिए हमने पहले ही गिन लिया था, तो बस एंट्री वही है, 16 के बदले यहाँ पे 12,000 हो जाएगा। कंप्लीट। और लास्ट में रिडेम्पशन वाला प्रोसेस, इसमें अमाउंट में क्या चेंज आएगा? सेम रहेगा ना, क्योंकि अपन ने अभी देखा था हर साल 50,000 के डिबेंचर्स राइट ऑफ होंगे, तो हर साल 5,000 रुपये का प्रीमियम देना पड़ेगा। ये 20,000 में से ही एवरी ईयर 5,000 रुपीज़ का अपने प्रीमियम पे करते रहेंगे और एट द एंड ये रिजर्व भी पूरा पैकअप हो जाएगा जो हमने क्रिएट किया था। इस एंट्री में कोई चेंज नहीं आने वाला, ना पर्टिकुलर्स में ना अमाउंट में। ये सेकेंड ईयर की आपकी एंट्रीज हो गई। अब वैसे ही अगर आपको थर्ड और फोर्थ ईयर की एंट्री करनी है तो भी आप सेम वे में कर सकते हो। इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज होता जाएगा और लॉस राइट ऑफ करना है वो ये टेबल के हिसाब से रिड्यूस होता जाएगा, बाकी कुछ नहीं। बोलो, आ गया समझ में? तो इस सब में आप देख लो कितने सारे टॉपिक्स कवर हो गए। टर्म्स ऑफ इशू आ गया, मतलब उसके अंदर तो इशू वाली सारी एंट्रीज कवर हो गई। इंटरेस्ट के पॉइंट के साथ टीडीएस का पॉइंट आ गया, क्लोजिंग एंट्री वाला पॉइंट आ गया, लॉस को कैसे राइट ऑफ करना है रेशियो में या अदरवाइज वो पॉइंट कवर हो गया, और रिडेम्पशन बाय एनुअल ड्राइंग्स में प्रीमियम का रिजर्व यूज करने वाला पॉइंट भी साथ में आ गया। तो जितना अभी तक अपन ने कल से लेके आज तक देखा, सारे टॉपिक्स आपके एक सम में कवर हो गए। तो ये एक सम आप रिवाइज कर लो लास्ट में अच्छे से, इसके एंट्रीज का फ्लो समझ लो। जो आगे के 10 इलस्ट्रेशन आपने सॉल्व किए या थियरी पढ़ी, आपको रीड करने की जरूरत नहीं।
तो टाइम सेव करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है, एक बार घर जाके इतना लिख लो और फिर जब एग्जाम के टाइम पे भी रिवाइज करना है तो बार बार आप यही रिवीजन करो, आराम से सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। डन। देख लेते हैं और कुछ है रिडेम्पशन में। हाँ मुझे टॉपिक तो देख लेने दो, कुछ कनेक्टेड हो बाकी रह जाए तो फिर क्या मतलब उसका। हाँ नया टॉपिक नहीं ले रहा मैं। अच्छा सुन लो एक बात, रुको रुको, इसलिए बोल रहा हूँ ऐसे जल्दी मत करो, नुकसान हो जाएगा। पेज नंबर 135 देख लो मॉड्यूल में, नया टॉपिक नहीं करवा रहा हूँ, जो पढ़ाया उससे रिलेटेड बता रहा हूँ। पेज 135 पे थियरी वाला आंसर दिख रहा होगा डीआरआर से रिलेटेड। ये आपने ग्रुप 1 में कंपनी लॉ में पढ़ा हुआ है, डीआरआर कितना क्रिएट करना पड़ता है। वहाँ पे एक टेबल था, मैंने आपको बोला था कि अलग अलग टाइप की एंटिटीज को रिडेम्पशन का प्रोसेस शुरू करने से पहले कुछ परसेंटेज डीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। किसी के लिए 25% था, कुछ कंपनीज के लिए 0 भी होता है, कोई और परसेंटेज हो सकता है। अब इसमें ना हमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, ये सिर्फ डेटा आपको याद करना है, क्योंकि लॉ में जो प्रोविजन पास कर दिया वो यहाँ पे दे दिया। अब आपने ग्रुप 1 नहीं भी पढ़ा है तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, डीआरआर आपको पता है क्या है। लेकिन ये जो शॉर्ट नोट है इसके अंदर जो नंबर्स दे रखे हैं कि किसके लिए कितना डीआरआर बनाना जरूरी है, वो एमसीक्यू के लिए आपको याद रखना। तो एक बार आप ये थियरी पढ़ के आना, कोई टाइप ऑफ एंटिटी या कुछ नहीं पता चले तो मैं आपको समझा दूंगा, जितना समझ आ गया उतना तो वैसे ही कवर हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो सबके लिए वो एक बराबर है, ग्रुप 1 से कोई इतना लेना देना नहीं है बस। ठीक है, आज के लिए इतना काफी, बाकी कल देखते हैं। हाँ आउट ऑफ प्रॉफिट अगर इसमें बोला हुआ है, एक सेकंड रुको रुको रुको, हाँ आउट ऑफ प्रॉफिट्स बोला हुआ है ना, वो तो डीआरआर की एंट्री तो की नहीं ना अपन ने। हाँ क्या करें उसका कल, ना कोई बात नहीं, अगले सब में कवर करा दूंगा, टेंशन नहीं।